हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट के एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। तो आज पाकिस्तान का बोर्ड प्रेस प्राइम मिनिस्टर 11 के साथ प्रैक्टिस मैच था और सान मसूद ने यहाँ पर एक जबरदस्त बैटिंग की है। अपने कैप्टनसी नॉक में, अपने कैप्टन फर्स्ट कैप्टनसी इनिंग्स में उन्होंने एक सेंचुरी लगाई है। ऑल्दो इट्स अ प्रैक्टिस मैच, काउंट नहीं होगा टेस्ट रन में, बट एक बहुत जरूरी था एक स्टेटमेंट देना कि हम लोग रेडी हैं एंड एज ए कैप्टन डोंट टेक मी वेरी लाइट दैट आई एम ए न्यू कैप्टन एंड दिस एंड दैट। सो एक ट्रेडमार्क सेटअप किया है। एक कैप्टन को हमेशा जब दूसरी कंट्री में जाते हैं तो उसको एक एग्जाम्पल सेट करना होता है और वही काम आज सान मसूद ने किया है। वेरी करेजियस, वेरी कॉन्फिडेंट लैड। एंड जो मुझे सबसे अच्छी बात इनकी लगती है जब ये क्रिकेट खेलने आते हैं तो एक टॉल मतलब एक ना मतलब एक काम कूल कंपोज होकर के वो बैटिंग करते हैं। टेक्निकली साउंड भी है वो बंदा। कुछ फ्लॉज हैं उसके बैटिंग टेक्निक्स में, लेकिन आप जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो ना तो कुछ ना कुछ कमी सभी में रहती है। चाहे आप स्टीव वॉ को ले लीजिए, वो बाउंसर के अगेंस्ट में थोड़ा सा वल्नरेबल होते हैं। सचिन तेंदुलकर का ले लीजिए कि जब वो नए नए बैटिंग क्रीज पे आते हैं तो थर्ड स्टंप, फोर्थ स्टंप, फिफ्थ स्टंप के बाहर की गेंदों को खेलने से वो थोड़े से हिचकिचाते थे। जब ऑस्ट्रेलिया 2003 में आप गए थे तो कवर ड्राइव्स लगाते हुए वो आउट हो रहे थे बहुत बार, वो आपने देखा होगा। विराट कोहली का भी कुछ ऐसा ही है कि फिफ्थ स्टंप, सिक्स स्टंप की जो गेंद है उसको वो चेस करने जाते हैं और एज लगती है और वो आउट हो जाते हैं। लेकिन हर प्लेयर की कुछ ना कुछ कमजोरी होती है। सान मसूद के हवाले से बात करूं तो उनके भी थोड़े से वो एलबीडब्ल्यू के ट्रैप होने के बहुत चांसेस होते हैं उनके, स्पेशली जब बॉल अंदर आती है उनकी उनके साइड पे। तो लेकिन इन सब को ओवरकम करते हुए और ये बंदा ने आज 150 स्कोर किया। मुझे आज सौरव गांगुली की इनिंग वो याद आई जो 2003 में जब इंडिया फर्स्ट टाइम गई थी एंड वहां पर सभी ऑस्ट्रेलियन मीडिया, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, ऑस्ट्रेलियन एक्स प्लेयर्स कमेंट कर रहे थे कि हम लोग गांगुली को यहाँ पे खड़ा नहीं होने देंगे, हम लोग ये, हम लोग वो, हम लोग इंडियन टीम को यहाँ पर उनको उनकी वैल्यू बताएंगे। और स्पेशली जो 2002 का इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो मैच था, सॉरी 2001 का, उसका बदला लेना था क्योंकि वहां पर टीम इंडिया 1-0 से पिछड़ने के बाद लक्ष्मण की वो ब्रिलियंट इनिंग आई थी कोलकाता में 281 की, वहां से वो मैच जीता था। फिर उसके बाद चेन्नई में थर्ड टेस्ट मैच इंडिया जीती थी, तो वो उसका भी बदला लेना था। उसका भी एक खार था टीम इंडिया मतलब ऑस्ट्रेलिया को कि हमें इंडिया को यहाँ पर हराना है। लेकिन जब कैप्टन गांगुली वहाँ पर फर्स्ट टेस्ट में ब्रिस्बेन में बैटिंग करने गए, बारिश हुई थी, क्लाउडी कंडीशंस थे, रश ग्रीन फील्ड था और आपका जो पिच पे घास भी थी, बॉल स्विंग सिम सब कुछ हो रहा था, वहां पर गांगुली ने खड़े होकर के करेजियस 100 रन बनाए थे अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ जेसन गिलेस्पी थे वहां पर, तो ब्रैकन थे वहां पर। तो ये इस तरीके की गेंदबाजी के सामने जब आप बॉलिंग मतलब गेंदबाजी के सामने जब आप बैटिंग करते हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है और आपका जो नीचे वाले जो प्लेयर्स है ना या फिर जो आपके साथ वाले प्लेयर्स हैं उनमें भी वो कॉन्फिडेंस आता है कि हमें भी कुछ करके दिखाना है। जब मेरा कैप्टन लड़ रहा है तो मैं क्यों नहीं। आज यही एक स्टेटमेंट दिया सान मसूद ने। अच्छे नॉक्स रहे आपके अब्दुल्ला सफीक के द्वारा भी। सॉरी, इमाम उल हक आज फिर से फ्लॉप हुए हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इमाम को इस टीम में रहना चाहिए एज ए स्पेशलिस्ट, एज ए टेस्ट स्पिनर, क्योंकि वहां पर बॉल कंज्यूम करने वाला एक प्लेयर चाहिए जो बॉल को कंज्यूम करे, गेंद को जितनी से जल्द पुराना कर सके, उस तरीके का एक प्लेयर चाहिए। और इस रोल में आपके इमाम उल हक खड़े नजर आते हैं। अब्दुल्ला सफीक को थोड़ा सा एग्रेसिव खेलना पड़ेगा, मतलब पाकिस्तान को यहाँ पे ट्राई करना है 3-3.25 का रन रेट के आसपास हम अपना मेंटेन रखें, मैनेज करके रखें। तो अब्दुल्ला सफीक थोड़ा सा एग्रेसर रोल अपनाए और इमाम अपना नेचुरल जो उनका है कि समय लेकर के रुक करके खेलते हैं उस तरीके से वो खेले। नंबर 3 पे सान मसूद आएंगे, नंबर 4 पे बाबर आजम आएंगे, नंबर 5 पर सऊद शकील हो सकते हैं, नंबर 6 पे आपके पास सरफराज है, नंबर 7 पर देखना होगा कि टीम मैनेजमेंट किस पे भरोसा करती है, या तो फहीम अशरफ आएंगे या सलमान अली आगा आएंगे, हो सकता है मोहम्मद रिजवान भी आ सकते हैं। और सान मसूद की कैप्टनसी में उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उस पर मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली ये बोलते हुए कि वो अपना कोई भी पत्ता छुपा के नहीं रखा, सीधा स्ट्रेट उससे क्वेश्चन हुई कि बाबर आजम सॉरी रिजवान और सरफराज में कौन खेलेंगे। उन्होंने डायरेक्ट जवाब दिया कि सरफराज हमारे फर्स्ट ऑप्शन है और वो ही खेलेंगे मैच। अनलाइक ऑफ बाबर आजम की घुमाना फिरा करके हम पिच देखेंगे, हम कंडीशन देखेंगे, हम बॉलर्स देखेंगे, हम बैट्समैन देखेंगे, उसके बाद हम फैसला लेंगे, नहीं।
जो है वो सामने है, पत्ते अपने सामने खोलिए, पत्ते अपने सामने रखिए और उसके बाद आप अटैक करिए। एक कॉन्फिडेंस, ये इस तरीके के जो प्लेयर्स होते हैं ना, उसमें कॉन्फिडेंस, क्योंकि माइंड में कोई डाउट्स नहीं होता है। और जब आपके माइंड्स में कोई डाउट नहीं होता ना, आप खुल करके अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, खुल करके आप अपना बेस्ट इनिंग देने की कोशिश करते हो। इस टीम में जो पाकिस्तान की टीम है, जो प्रेसिडेंट 11 के अगेंस्ट में उन्होंने उतारी है, उसमें बॉलर्स उन लोगों ने अपने फुल पोटेंशियल वाले बॉलर्स को नहीं रखा है। इसमें साइंस आफरीदी नहीं है, हसन अली नहीं है, मोहम्मद वसीम जूनियर नहीं है, इस तरीके के बॉलर्स को उन्होंने नहीं डाला है। हो सकता है कि वो चाहते हो ना हो कि वो इंजरी हो, या सामने वाले बैट्समैन को दिखाना चाह रहे हो कि हमारे क्या प्लान है, हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके के भी फैसले और इस तरीके की भी प्रैक्टिस होती है। मेरे ख्याल से इट्स ओके, मतलब प्रैक्टिस अगर वो कर रहे हैं नेट्स पे, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर आप मैच में जाते हो और वहां पर आपको विकेट्स नहीं मिलती है ना, तो फिर मीडिया का प्रेशर कि साइन इज नॉट लुकिंग गुड, और साइन के पास स्विंग नहीं आ रही है, ये नहीं आ रही, वो नहीं आ रही, ये सब पे तमाम बातें शुरू हो जाती है। मैच से पहले आप बिल्कुल नहीं चाहते कि इस तरीके के शोर शराबा मीडिया से सुनने को आए, या फिर क्राउड से सुनने को आए, या फिर फैन से सुनने को आए। तो एक कॉन्फिडेंस अप्रोच के साथ जब आप उतरते हो ना, तो आप सामने वाले कैप्टन को भी आप मैसेज देते हो कि बॉस, वी आर ऑल्सो केम हियर टू प्ले, एंड वी आर नॉट हियर टू केम ओनली फॉर प्ले, वी आर केम हियर टू विन द मैचेस। और सेम सरफराज अहमद के भी यही वर्डिंग थे कि हम लोग यहाँ पे जीतने आए हैं, चाहे जो मर्जी हो, हम यहाँ पे लड़ेंगे। जज्बा देखो, फैंस आपके जो होते हैं ना, जो आपके कंट्री के जो फैंस होते हैं, आपके अक्रॉस द कंट्री के फैंस, वो एक लड़ाई देखना चाहते हैं। किस तरह से आप लड़ाई लड़ते हो, किस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, किस तरीके से आप अपने आप को सामने वाले के सामने आप दिखाते हो। अगर स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन खेल रहे हैं और केन विलियमसन ने सेंचुरी मारी है, तो स्टीव स्मिथ भी कोशिश करेंगे कि मैं भी अपना एक बेहतर खेल दिखाऊं। मुझे आज भी याद है वो विवियन रिचर्ड्स का जो स्टेटमेंट, कि जब जितना ज्यादा क्राउड होता था ना, मुझे उतना ज्यादा मजा आता था खेलने में। मैं प्रेशर नहीं लेता, क्योंकि मुझे लगता था ये क्राउड आई है मुझे देखने के लिए और मैं अपना बेस्ट दिखाऊंगा इनको। तो ये कॉन्फिडेंस के साथ जब आप अंदर जाते हो ना, तो सारा चीजें आप भूल जाते हो कि क्राउड क्या है, टेंशन क्या है, प्रेशर क्या है, स्ट्रेस क्या है। ये सब चीज भूल करके आप अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान देते हो कि मुझे परफॉर्मेंस देनी है। और सबसे अच्छी बात की साल मसूद की, साल मसूद ने यहाँ पे सेंचुरी लगाया, और बड़ा सेंचुरी लगाया, और अभी तक वो नॉट आउट है। तो यहां पर देखिए, अब कोई भी टीम जाती है ना ऑस्ट्रेलिया में, तो 100 बनाती है, 50 बनाती है, वो आउट हो जाती है। तो उसके बाद फिर क्या आता है कि विकेट्स वहां पे गुच्छों में गिरती है। क्योंकि एक बार जब आप ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को अपने विकेट का स्मेल दे देते हो ना कि हाँ यहाँ पे विकेट निकल सकती है, तो वो एक नहीं 4 विकेट फिर निकाल के जाते हैं। तो इसी प्रकार अगर आप 100 बना रहे हो, मेक इट ए डैडी 100, देन ओनली आप सामने वाले को चोक कर पाएंगे, और सामने वाले बॉलर्स को भी मजबूर कर पाएंगे कुछ अपने चेंजेस लेकर आए हो। वो नहीं तो वो कंटिन्यूस उसी लाइन लेंथ पे बॉल करते रहेंगे आपको, और आपको परेशान करते रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया लास्ट टाइम आपके कंट्री में आई थी पाकिस्तान के, तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया ने 1-0 से वो सीरीज जीती थी। आपको भी यहां पर इनको कुछ दिखाना होगा कि हम आपके कंट्री में इस बार आए हैं, और इस बार हम यहां से कुछ लेकर के जाएंगे। अगर यहां पर पाकिस्तान टीम ड्रॉ भी कर लेती है ना, तो भी उनकी जीत होगी है। आप फर्स्ट सबसे पहले जाइए कि मुझे जीतना है, जीतना नहीं मिला तो फिर आप ड्रॉ के लिए जाए। आप फर्स्ट ही ड्रॉ के लिए जाएंगे ना, तो आप हार के आएंगे। ऑस्ट्रेलिया में आपको अगर ये सोच करके मानसिकता के साथ जाएंगे कि हमको ड्रॉ करना है, आप कभी भी जीत नहीं पाएंगे। मुझे 2021 का जो अल्टीमेट सीरीज था, इंडिया 1 और ऑस्ट्रेलिया 1-1 से बराबर थी सीरीज पे। इंडिया चाहती, अगर इंडिया ये सोच के उतरती ना कि हमें ये टेस्ट ड्रॉ कर लेना है और हम ड्रॉ करके निकल जाएंगे, तो हम 1-1 सीरीज हमारा बराबर रहेगा, इंडिया वो मैच हार जाती। इंडिया विन के लिए गई उस मैच में, और जब वो विन के लिए गए ना, और जब रन रेट मेंटेन करना चालू किए, एंड एक समय पे जब वॉशिंगटन सुंदर और ऋषभ पंत बैटिंग करना चालू किए, तो इंडिया के पास ऑप्शन था कि हम आराम से अपना शटर गिराएं और हम ड्रॉ के लिए खेल जाएं। लेकिन नहीं, वॉशिंगटन सुंदर ने वहां पे अपना जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो दिखाया, और 1-2 छक्के लगाए, जो पुल करके छक्का लगाया था, जो टॉप एज करके छक्का गया वो 6, और उसके बाद 2-3 बाउंड्रीज जो एज में लगी थी वॉशिंगटन सुंदर के, तो वहां से वो जो कॉन्फिडेंस आया ऋषभ पंत में भी कि हाँ यहां से मैं मैच निकाल करके जाऊंगा। क्योंकि इसके नीचे भी शार्दुल ठाकुर है जो बैटिंग थोड़ी बहुत कर सकता है, और पिछले इनिंग में भी उसने बैटिंग की थी। तो इस ऑस्ट्रेलिया में आपको नंबर 7, नंबर 8 तक बैट्समैन चाहिए जो थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकते हैं, और 9, 10, 11 इन तीनों को ये कोशिश करना है कि जो भी मेरे साथ खेल रहा है बैट्समैन, उसको मैं सपोर्ट करूंगा, भले मैं आड़ा तिरछा नहीं खेलूंगा, मैं अपनी विकेट नहीं देके जाऊंगा। तो अगर नंबर नीचे के 3 या 4 नंबर से आपका 50-70 रन जुड़ जाते हैं ना, तो इमेजिन करिए आप 320 रन पे अगर 7 विकेट पे है, तो आप सीधे 390-400 पे टच कर जाते हैं। अगर आप 220-230 पे 7 विकेट है और वहां पे आप 60-70 रन जोड़ देते, तो आपका स्कोर 300 रन पे पहुंच जाता है, और ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है।
स्पेशली ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को, क्योंकि उनको गुरूर होता है कि हम जब टॉप ऑर्डर को उड़ा दिए हैं तो हम टेल एंडर्स को 10 रन 5 रन पे गिरा के निकल जाएंगे। तो जब आप बॉलर्स का गुरूर तोड़ देते हो ना ऑस्ट्रेलियंस के, तो उनके बैट्समैन का भी थोड़ा पैर डगमगाना चालू कर देता है। और जिस तरीके से डेविड वार्नर का ये अंतिम सीरीज है, फुल फॉर्म में वो नजर नहीं आ रहे हैं टेस्ट मैचेस स्पेशली में, तो वहां पर वो सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं। पाकिस्तान को हमेशा फर्स्ट विकेट जो है वो आसानी से यहाँ पे मिल सकता है अगर वो थोड़ा बहुत कोशिश करे तो। और एक बार आप स्मिथ और लबुसेन का विकेट निकाल लेते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया टीम भी नॉकड आउट की जा सकती है, ये ऑस्ट्रेलिया टीम भी हराई जा सकती है। आपको कहीं और दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप बस 2018-19 का इंडिया का ऑस्ट्रेलिया टूर और 2020-21 का ऑस्ट्रेलिया टूर देख लीजिए, उसमें आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा कैसे एक लूली लंगड़ी टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, और वो भी माइटी ऑस्ट्रेलिया को, जहां पर उनके सब प्लेयर्स खेल रहे थे। इंडिया के तो मेन प्लेयर्स भी नहीं थे, लेकिन फिर भी इंडिया ने वहां पर परफॉर्म किया। उनके बॉलर्स नहीं थे, जो फर्स्ट चॉइस बॉलर्स होते हैं कोई भी नहीं था, ना जसप्रीत बुमराह, ना मोहम्मद सामी, ना ईशांत शर्मा, ना उमेश यादव, ना आपके और कौन कौन थे बॉलर आपके, ये चारों बॉलर जो प्रीमियर बॉलर होते थे इंडिया के, वो चारों में से कोई भी नहीं था। उसके बाद जब सेकंड बॉलिंग आई वो भी जो स्पिनर्स की थी, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, ये दोनों भी नहीं थे मैच में। तो कहीं ना कहीं आपको ये कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा कि हम कैसे इस टीम को पैनिक करें, कैसे इस टीम को चोक करें, और कैसे इस टीम को आगे बढ़ने ना दें। सोचे वो 2 बार कि हम यहां पर ये अगर डिसीजन लेते हैं तो ये बैकफायर भी कर सकता है। कुछ इस तरीके का आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करके आपको जाना पड़ेगा। अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स जाते हो तभी आप ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हो। अगर आप नेचुरल जाओगे कि हम 2 रन 2.25 रन रेट से खेलेंगे, उसके बाद हम अपना टाइम लेंगे, सेट होंगे और फिर हम रन बनाएंगे, वो यहां पे नहीं होने वाला है। आपको स्टार्टिंग से ही आप 3 3.25 का रन रेट मेंटेन करके चलिए। आप ये सोचिए कि मेरे को 100 ओवर बैटिंग करनी है, 100 125 ओवर बैटिंग करनी है, और मैं 4 का रन रेट 3.5 से 3.25 का रन रेट लेकर चलूंगा तो मैं आराम से 400 पहुंच जाऊंगा। बस मेरे को और कुछ नहीं करना। विकेट गिर रहा है, थोड़ा बहुत आप समय लीजिए सेट होने का, और रैश शॉट बिल्कुल ना खेले। और अगर आप खेल रहे हो रैश शॉट तो कोशिश करिए कि तेज खेलें, कि अगर एज भी लगे तो वो बाउंस होकर के स्लिप के ऊपर से निकल जाए। तो इस तरीके से आप पाकिस्तान को, और हम भी चाहेंगे कि हाँ एज इंडियन मैं भी चाहूंगा कि एशिया की कोई कंट्री आए और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराए। मैं आई वॉज वेरी हैप्पी व्हेन साउथ अफ्रीका स्टार्टेड डूइंग दैट, कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना ये साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड ने शुरू किया था। और मैं बहुत खुश होता था कि ये वर्ल्ड कप से भी बड़ा जीत होता था, क्योंकि वर्ल्ड कप में भी आप एक दिन आपका है वो मैच, और लेकिन ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतना मतलब कि आप कंसिस्टेंटली आपने अच्छा खेला है, तब जाकर के आप मैच जीते, मतलब अपने टूर्नामेंट जीता ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो जब मैं बहुत खुश होता था जब ये ऑस्ट्रेलिया को ये हराते थे ये टीम, चाहे वो इंग्लैंड हो चाहे साउथ अफ्रीका हो। और हाल ही में अब इंडिया ने भी ये करना शुरू किया है रिसेंटली। मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान भी ऊपर अपने क्रिकेट को उठाए और ऑस्ट्रेलिया को बीट करे ऑस्ट्रेलिया में, एज नॉट एन एज अ ग्रज, बट मैं चाहता हूं कि कोई भी अपोजिट जो टूरिंग कंट्री होती है ना, वो जीते बाहर जाकर के, तब मजा है क्रिकेट का। तो कॉन्टेस्ट भी देखने को मजा आएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी अपनी जी जान लगा देगा कि मेरे को ये मैच बचाना भी है और जीतना भी है। इसके बाद हम दूसरी खबर की ओर रुख करेंगे। आज एक अजय जडेजा से सवाल हुआ कि क्या आप पाकिस्तान टीम की कोचिंग करेंगे, तो उन्होंने कहा कि आई एम रेडी। तो एक अच्छा मैसेज है यार, ऐसा कुछ नहीं है इंडिया पाकिस्तान का कि उसको ट्रोल करना आप चालू कर दो कि अजय जडेजा देशद्रोह है। ये ही इज ए क्रिकेटर का काम होता है दूसरे कंट्री के हेल्प करना। और वो जिस 90s में हम हमेशा देखते थे इंडिया पाकिस्तान का इतना झगड़ा, इतना टेंशन होता था, लेकिन फिर भी 90s में इतनी दोस्तियां यारियां होती थी। आज भी आप 90s के क्रिकेटर को उठाएं, चाहे वो आपके मुश्ताक अहमद हो, सकलेन मुश्ताक हो, वसीम अकरम हो, वकार यूनिस हो, मोइन खान हो, इन सभी को आप उठाएं, इन सभी से आप बात करें, इंजमाम उलहक हो, इजाज अहमद हो, रमीज राजा हो, सईद अनवर हो, आमिर सोहेल हो, साइद अफरीदी हो, इतने सारे नाम आप सभी लोगों से बात करेंगे तो यही बताएंगे 90s में हम बहुत इंजॉय किया करते थे। ऑल्दो टीम मैचेस में स्ट्रगल होते थे, लेकिन बाहर मैच के ये लोग बहुत अच्छे दोस्ती होते थे। तो अजय जडेजा ने जो बोला एज अ क्रिकेटर, मैं उसको सलाम करता हूँ। कोई इसको आप ये मत लीजिए नेगेटिव लेकर के कि पाकिस्तान क्रिकेट को कैसे रेडी हो गए कोच करने के लिए और ये करने के लिए। उनसे जैसा सवाल हुआ उन्होंने वैसा जवाब दिया। उनके पास ऑफर आएगी क्या पाकिस्तान क्रिकेट ऑफर करेगी? नहीं करेगी। तो उसने वैसे ही जवाब दिया। उसको आप एज ए ह्यूमर कर लीजिए या एज ए सीरियस होकर के भी लेते हैं तो कोई बात नहीं। उसके पास वो ऑलरेडी कोचिंग कर रहा है अफगानिस्तान क्रिकेट की।
अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए वो कंसल्टेंट थे, वो मेंटर थे इस वर्ल्ड कप में, और अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। वो तो एक मैच वो हार गए बांग्लादेश के खिलाफ और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, नहीं तो वो क्वालिफाइड था सेमीफाइनल के लिए। तो ये तब्दीलियां अजय जडेजा लेकर के, मैं हमेशा मानता हूं, देखिए जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आप आ जाते हो ना, आपको कोचिंग की जरूरत नहीं होती है, आपको एक मेंटर की जरूरत होती है जो आपसे बात करे, आपको समझाए कि हाँ, आपको एक गोल दे, आपको एक टारगेट दे कि मेरे को आपको कैसे खेलना है और टीम आपसे क्या उम्मीद कर रही है। बस एज ए कोच आपको यहाँ पे टेक्निकल एडजस्टमेंट करने के लिए नहीं बोला जा रहा है कि हाँ पे टेक्निकल एडजस्टमेंट करिए, बैट को आप थोड़ा सा पास से खेलिए, ये करिए, स्टांस थोड़ा ठीक करिए। ये सब इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं सिखाई जाती है। ये सब क्लब लेवल में फर्स्ट क्लास तक में मैं मानता हूं कि हाँ फर्स्ट क्लास में आपको सिखाया जा सकता है, लेकिन जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आ जाते हो ना, तो वहां पे मोर ऑफ द ब्रेन पावर होता है कि माइंड आपका कितना स्ट्रांग है, माइंड आपका क्या है, कि आप खेलने से पहले ही कहीं हार तो नहीं गए हैं। जनरली ऑस्ट्रेलिया जब 2099 के बाद से लेकर के 2007-8 तक ऑस्ट्रेलिया के सामने जो भी टीम आती थी ना, वो पहले ही हार चुकी होती थी। वो बस ये सोचते थे कि कोई मिरेकल हो जाए, कोई सचिन तेंदुलकर की ब्रिलियंट इनिंग आ जाएगी तो हम निकल जाएंगे। कभी एज ए टीम हम खेल करके कभी जीतने की कोशिश ही नहीं की। अब पुराना सारे मैच उठा के देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया के साथ, सचिन तेंदुलकर का ब्रिलियंस होगा, 100 बनाया होगा, साथ में द्रविड़ ने कुछ 70-80 रन बनाया होगा, या गांगुली ने सेंचुरी मारी होगी, या दोनों सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली ने दोनों मिलकर के रन बनाया होगा, तभी हम जीते होंगे। ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा कि हम कलेक्टिव खेले होंगे और कलेक्टिव परफॉर्मेंस आई होगी और हम जीते होंगे मैच। चाहे अजय जडेजा का भी एक मुझे इनिंग याद आता है 98 के टाइम पे, अजय जडेजा के वो कमबैक मैच था और उसने सेंचुरी मारी थी, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने 5 विकेट लिया था। शायद कोची था वो मैदान था या क्या था, जिसमें इंडिया ने 300 रन स्कोर किया था और सचिन तेंदुलकर आकर के 5 विकेट लिया था वहां पर, जबकि इंडिया वो मैच हार रही थी ऑलमोस्ट। मतलब टीम इंडिया 230 310 305 रन इंडिया मारी थी और जवाब में ऑस्ट्रेलिया 230-232 रन पे पहुंच चुकी थी, 2 या 3 विकेट के नुकसान पर। वहां से फिर सचिन तेंदुलकर बॉलिंग करने आते हैं और सिर्फ 5 विकेट फिर वो तुरंत निकालते हैं, जिससे मैं इंडिया टीम वापसी करती है। तो ऑस्ट्रेलिया और आपका इंडिया का हमेशा ये आंकड़ा हमेशा रहता है। तो मैं हमेशा चाहता हूं कि एक स्ट्रांग कंटेंडर आए, एक स्ट्रांग टीम बने और एक स्ट्रांग लोग बने, जुड़े। तो 90s में अजय जडेजा उसी तरीके के प्लेयर थे, हंसमुख मिजाज, सभी लोगों से दोस्ती यारियां, और एक अच्छे बेहतरीन क्रिकेटर भी थे, फील्डर भी थे वो। लेकिन हम हमेशा ब्रिलियंस की वजह से जीतते थे। तो आज जो मेंटर की जरूरत है ना, टीमों को मेंटर चाहिए, कोच नहीं चाहिए कि एक एक चीज बताने वाला कि ऐसा नहीं खेलो, रात को पार्टी नहीं करना है, ये नहीं करना है। अरे यार, इस उम्र में पार्टी नहीं करोगे, मैच जीता है आपने, आप इंजॉय करिए खुल करके। इस उम्र में नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इसीलिए मुझे रवि शास्त्री पसंद आता था। वो कोचिंग नहीं करता था, वो मेंटर करता था, वो सबको आगे भेजता था। यार, आप अगर किसी बॉलर को ये बोल दें कि यार तू तो ग्लेन मैकग्रा से अच्छा बॉलिंग कर रहा है, तू तेरे में वो पोटेंशियल है, तू थोड़ा सा एफर्ट कर, तू थोड़ा सा मेहनत कर, क्या वो बॉलर मेहनत नहीं करेगा? वो जी जान लगा देगा। यही काम रवि शास्त्री ने मोहम्मद सिराज के साथ किया था। उसको एक ही वर्ड बोला था, तू मोहम्मद आसिफ से अच्छा बॉलिंग कर रहा है। और आज देखिए उसका परिवर्तन 2021 और 2023 में वो नंबर 1 बॉलर बन के आया। तो रवि शास्त्री ने ऐसे ऐसे हीरे निकाले हैं। वॉशिंगटन सुंदर गुमनामी में खोया रहता, कभी टेस्ट मैच नहीं खेलता वो, लक था, खेलने मिल गया, परफॉर्मेंस कर दिया। शार्दुल ठाकुर को देखिए आप, सब रवि शास्त्री बाई प्रोडक्ट हैं। तो कोचिंग ऑफर आया, ठीक है, उनको एक्सेप्ट करना नहीं करना, जब आएगा एक्सेप्ट तब करेंगे, तब देखेंगे। अभी उसने क्वेश्चन किया गया तो उसने जवाब दे दिया, इसमें कोई बड़ी बात छोटी बात नहीं है। चलिए हम दूसरी ओर बढ़ते हैं। खबर बांग्लादेश क्रिकेट की तरफ से। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का सेकंड टेस्ट मैच खेला जाना था और स्टार्ट हुआ मैच एकदम पटाखेदार, जो स्पिन बोलते हैं ना, कि जब बॉल पड़ती है फर्स्ट गेंद तो वो बॉम्ब बन करके वो स्नेक बन करके आ रही है, वही आज पिच थी। और जहां पर बांग्लादेश ने भी स्ट्रगल किया और 172-175 रन पर उनके टीम पूरी ऑल आउट हो गई। और जवाब में न्यूजीलैंड की भी 5 विकेट आज गिरी है कुछ 60-70 रनों के स्कोर पे। तो दोनों ही टीम अभी बराबरी पे चल रही है। बांग्लादेश को थोड़ा सा एज है क्योंकि बांग्लादेश के पास अच्छे स्पिनर है, और कहीं अगला 25-30 रन पर अगर बांग्लादेश न्यूजीलैंड को निपटा देती है तो न्यूजीलैंड फिर इस गेम में बहुत पीछे हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश के पास 70-80 रन की लीड होगी और न्यूजीलैंड को सिर्फ 200 रन और मारने होंगे। 280 रन तो इस पिच पर विनिंग टोटल हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छे से अभी डैरल मिचेल बैटिंग कर रहे हैं और मेरे ख्याल से ग्लेन फिलिप्स बैटिंग कर रहे हैं।
इसके बाद मिचेल सेंटनर आएंगे। बाकी जो बैट्समैन उनके टॉम ब्लंडल हो गए, केन विलियमसन हो गए, उसके बाद आपके डेवन कॉनवे हो गए, टॉम लैथम हो गए, ये सारे पवेलियन लौट चुके हैं। और मतलब ना मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि जब देख रहे हो कि विकेट्स इतनी गिर रही हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट पे, और जब स्पिनर इतना अटैकिंग कर रहा है, तो वहां पर आपको ये चाहिए कि आप ताबड़तोड़ रन बनाइए। अगर आप ताबड़तोड़ वहां पर 20 25 30 रन बना देते हैं ना, तो आपकी टीम के लिए वो फायदेमंद हो जाएगा। आपको एक बैट्समैन वहां पर भेजना है और उसको ये बोला है कि मुझे कोई मतलब नहीं है विकेट गिर रही है क्या हो रही है, आप जितने बॉल खेलोगे उससे मेरे को 100 का स्ट्राइक रेट से रन चाहिए। आप 50 गेंदे खेल लियो, 50 रन चाहिए मुझे। मैं स्कोर कार्ड की बात करूं तो देखिए कितना स्लो और कितना ये इन लोगों ने सुस्त मैच खेला है। विकेट सिर्फ ये डर से कि विकेट गिर जाएगी, विकेट गिर जाएगी। देखिए जब आप दूसरे कंट्री में खेलने आते हैं ना, तो आपको दिलेरी का परिचय देना होता है। अगर आप दिलेरी का परिचय नहीं देंगे तो वहां पर फिर आपके जीतने के चांसेस जो है वो बहुत ही कम हो जाएगी। देखिए 55 रन पर 5 विकेट गिर चुकी है न्यूजीलैंड की। और मैं बात करूं तो देखिए 20 गेंदों पर 4 रन टॉम लैथम। अगर टॉम लेथन को ये चीज मैसेज दे दिया जाता कि आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, आप अटैक करेंगे, और कॉन्वे तो चलो अच्छा खेला, 14 गेंदों पर 11 रन मारा है। विलियमसन ने देखिए अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश की, 14 गेंदों पर 13 रन मारा। उसके बाद हेनरी निकल्स 10 बॉल पर 1 रन, मतलब अपने आप विकेट बचा रहे हो आप और कुछ नहीं कर रहे हो। डैरल मिचेल देखिए 10 गेंदों पर 12 रन बना चुके हैं। टॉम ब्लंडल अभी डक पर आउट हुए हैं, और ग्लेन फिलिप्स 5 रन पे खेल रहे हैं। अब मेरा जो यहाँ पर अगला जो न्यूजीलैंड का टारगेट होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए कि डैरल मिचेल एक इनिंग से अपना विकेट बचाइए और ग्लेन फिलिप्स अटैक करिए। अगर ये ग्लेन फिलिप्स कल 70 60 70 रन मार देता है तो न्यूजीलैंड इस मैच में पूरी तरह से वापस आ जाएगी। तो यहां पर आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होगी, तभी आप कुछ बना सकते हो। आप डिफेंस पे जाओगे, एक बॉल एज लगेगी स्लिप पे, एक बॉल बैक पैड हुआ, आप शॉर्ट लेग या सिली मिड ऑफ पर आप आउट होने के चांसेस हो जाएंगे। तो यहां पर आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी। सेम चीज मैं पाकिस्तान को बोलता हूं, आप अटैकिंग क्रिकेट खेलिए। फॉरगेट अबाउट कि आप मैच हार रहे हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लूज कर रहे हो या क्या कर रहे हो। एक बैट्समैन को, इमाम उल हक को अगर रोकना है तो रोके वो बॉल को। अब्दुल्ला सफीक थोड़ा सा एग्रेसिव खेले, 3 पे शान मसूद आएंगे, वो अपना नेचुरल गेम खेलेंगे। तो इस तरीके से इनिंग बिल्डअप की जाती है। आपको हर मैच में, हर प्लेयर्स के अगेंस्ट में, हर अपोनेंट के अगेंस्ट में स्ट्रेटेजी अलग बनानी होती है। किस स्ट्रेटेजी के साथ आप खेलोगे। यहां पर बांग्लादेश या श्रीलंका नहीं है कि आप उसको अपोजिशन को आप यूं ही स्लाइटली लोगे। आप ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम को आप एक मौका दोगे, वो आपको चारों खाने चित कर देगी। अगर आप टोटल 2 दिन में अगर 6 सेशन है, और 6 सेशन में 5 सेशन अगर आप जीत रहे हो, और आपने एक सेशन ऑस्ट्रेलिया को दे दिया, 6वां सेशन, तो आप टेस्ट मैच हार सकते हो। आपको वहां पर बिल्कुल लिटा देना ऑस्ट्रेलिया को। आप लेटा दोगे तभी आपको ऑस्ट्रेलिया भी आपको रेस्पेक्ट करना शुरू करेगी। ऑस्ट्रेलिया क्यों रेस्पेक्ट नहीं करती है? हमेशा ये क्यों स्टेटमेंट आता है कि ये पाकिस्तान की वीकेस्ट लिंक है जो ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर रही है, ये पाकिस्तान की वीकेस्ट बॉलिंग अटैक है जो ऑस्ट्रेलिया में आई है। ये इस तरीके से स्टेटमेंट देकर के वो आपका पहले तो आपको जहन से गिराते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल सैटर हो जाए, और सोने पे सुहागा करते हैं ऑस्ट्रेलिया के मीडिया। ऑस्ट्रेलिया के मीडिया क्या करते हैं कि जब देखते हैं कि हाँ हमारी टीम थोड़ा सा अपर हैंड हो गई है, तो वो सीधा मतलब राइटिंग कॉलम्स पे करना शुरू कर देंगे कि हमने तो पहले ही बोला था कि ये टीम में कुछ जान नहीं है, कोई वो नहीं है। ऑस्ट्रेलिया टीम ने अपना बहुत ही कीमती समय बर्बाद कर रही है इनके साथ मैच खेल करके। ऑस्ट्रेलिया अपना नेट प्रैक्टिस सेशन कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, यही सब में उलझा कर रख देते हैं। रेस्पेक्ट अर्न करना है तो आपको इंडिया की तरह करना होगा। जब इंडिया ने 2003 के बाद से ऑस्ट्रेलिया में जाकर के, मतलब जब भी गए हैं वो बेयर 2011 सभी मैचेस में वो फाइट करके आए हैं। आई कैन इजिली रिकॉल 2003 में इंडिया 1-1 से सीरीज ड्रॉ करके आई, और तीनों मैच, मतलब इवन मेलबर्न वाला भी जो मैच था जहां पे इंडिया हारी थी, वो वाला मैच में भी वीरेंद्र सहवाग ने 195 रन स्कोर किया था और इंडिया डोमिनेट कर रही थी। बट इंडिया ने एक सेशन गवाया जहां पर वीरेंद्र सहवाग और 2-3 विकेट निकल गए। उसके बाद फिर 356 रन पर टीम इंडिया ऑल आउट हुई। ऑस्ट्रेलिया ने चढ़ करके बैटिंग कर दी, 500 550 रन, इंडिया ढेर हो गई। 2007 में आते हैं तो 2007 में इंडिया ने 2 टेस्ट मैचेस स्टार्टिंग के हारे। उसके बाद फिर टीम इंडिया खड़ी होनी शुरू हुई, पर्थ में हमने वहां पर जीता, चौथा टेस्ट मैच हम ड्रॉ करके आए। हम ऑल्दो वो मैच सीरीज हारे, लेकिन हम फाइट करके आए थे, तो उतनी हमारी किरकिरी नहीं हुई। 2007 चला गया,
फिर 2011 में हम लोगों ने ट्रैवल किया वहाँ पर। 2011 में हम लोगों ने कंप्लीट 4-0 से हम मैच हारे, आई एक्सेप्टेड। बट वहाँ पर भी हमारी जो सबसे बड़ी खोज थी वो विराट कोहली थी। विराट कोहली ने टेस्ट में शतक लगाया वहाँ पर, और विराट कोहली वहाँ से अपना नाम बनाना शुरू किया। उसके बाद आते हैं 2014-15 की बात है। 2014-15 में ऑस्ट्रेलिया टीम को, ऑस्ट्रेलिया जब मतलब धोनी कैप्टनसी छोड़ते हैं, दूसरा मैच था या तीसरा मैच था, उसके बाद कोहली कैप्टनसी लेते हैं। और जब कोहली कैप्टनसी लेते हैं तो कई बार मौका आया कि इंडिया टीम वहां पे ड्रॉ कर सकती है, लेकिन कोहली ने स्टेटमेंट दिया कि हम हारते हुए, अगर हम चेस करते हुए हारते हैं तो मेरे लिए वो गर्व की बात होगी। और वहीं से बीज डाला गया इस इंडियन टीम का कि हमें जीतने के लिए जाना है टेस्ट मैचेस में, भले हम हार जाएं, जीतते मतलब चेस करते हुए या चेस लक्ष्य का पीछा करते हुए। वो बीज जो डली थी ना रवि शास्त्री की, वो वहीं पे डली थी। रवि शास्त्री ने एक वर्ड वहां पे स्टेटमेंट दिया था वहां पे, गिव मी 1 ईयर टाइम, ये जो आज ये जो प्लेयर्स है ना ये वर्ल्ड बीटर होंगे, और वो करके भी दिखाया उसने। 2015 में हमारी थी, 2018-19 में जब हम गए हमने वहां पे सीरीज जीता, 2021-22 में हम गए वहां पे हम लोगों ने सीरीज जीता। तो ये कंसिस्टेंट जो हमारा जो परफॉर्मेंस आया है ना, वो 1 साल में नहीं आया, वो 20 साल में आया है। 99 में 3-0 से हम आउट हुए थे। सचिन तेंदुलकर कैप्टन बन करके गए थे, सेकंड टेस्ट था मेलबर्न का, वहां पर उन्होंने सेंचुरी मारी थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं था उस सीरीज में। लक्ष्मण ने थर्ड टेस्ट में 169-170 का कुछ स्कोर किया था, लेकिन वो कोई हेल्प नहीं था उस चीज के लिए। इंडिया का यही हुआ था कि 3-0 से इंडिया हार के आई। लेकिन 2003 में जब टीम बनी, टीम गई, वहां से जो तब्दीलियां आनी शुरू हुई, हम बॉलर्स लेकर के जाना शुरू किए, चाहे वो आशीष नेहरा हो, अजीत अगरकर हो, जहीर खान हो, इस तरीके के बॉलर हम पेस बॉलर लेकर के जाना चालू किए। 2007 में हम लोग आरपी सिंह को लेकर के गए, जहीर खान को लेकर के गए, शायद श्रीशांत भी थे, इरफान पठान थे। 2003 में इरफान पठान थे, याद है मुझे, 2007 में इरफान पठान थे। इस तरीके से टीम बनाई जाती। 2011 में हमारे पास जहीर खान थे, लेकिन जहीर खान इंजर्ड होकर के बाहर हो गए थे। वहाँ पर फिर हमारे बॉलर्स जो बने 2011 में डब्ल्यू बॉलर्स थे हमारे, इसलिए वो सीरीज हम पूरी तरह से बर्बाद हो गई। लेकिन जो 2015 में जो टीम लेकर के गए, 2019 में टीम लेकर के गए, वो टीम चैंपियन टीम थी हमारी। तो इस तरीके से आप जो छोटे छोटे टीम्स बनाते हैं ना, और छोटे छोटे आप मोमेंट्स एंजॉय करना चालू करते हैं, तो फिर आपका एक टीम संगठन बनता है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ होता है आपके कैप्टन का और आपके टीम सिलेक्टर का। कल मैं आपको टीम सिलेक्शन के बारे में बताऊंगा, साउथ अफ्रीका वाले टीम सिलेक्शन के बारे में, कि कहाँ पर क्या गड़बड़ियाँ की गई है, कैसे सिलेक्टर्स प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस खत्म कर देते हैं, कैसे सिलेक्टर्स का प्लेयर्स को बर्बाद करते हैं हमारे यहाँ पे। इसके बारे में कल हम बात करेंगे। कल मेरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।